अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। अच्छा बच्चे, इससे पहले हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हमने प्लांट्स के टिश्यूज़ के बारे में स्टडी किया था। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारे पास सेल साइकिल। सेल साइकिल पे अगर आप गौर करें ना, वर्ड सेल साइकिल मीन्स, साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है कोई चीज़ एक जगह से स्टार्ट हो और वापसी उसी पॉइंट पर आ जाए। सही है, इसको हम क्या कहते हैं? साइकिल। एक जगह से स्टार्ट हुई और वापसी उसी जगह पर आ गई। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है? हमारे पास वाटर साइकिल है। पानी भाप से क्या कहते हैं, पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनता है और फिर क्लाउड्स में जाके रेनिंग होती है, वो वापसी आके पानी बन जाता है। तो दिस इज वाटर साइकिल। सेल साइकिल क्या है बेसिकली? सेल साइकिल द अमाउंट द अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बोलूँ, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन सेल टू अनदर सेल इज़ नोन एज सेल साइकिल। यानी ये एक सेल मेरे पास बना, अब इस एक सेल से अगले सेल बनने तक के जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। सही है। सेल साइकिल एक सेल से दूसरे सेल तक के बनने के अमल को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। ओके जी। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे क्रोमोसोम्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। क्रोमोसोम आप लोगों को पता होगा, एक रफ आइडिया दे देता हूँ। ये मेरे पास सेल है, सेल के बीच में ये रहा मेरे पास न्यूक्लियस। सही है। इस न्यूक्लियस के अंदर ना मेरे पास एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, जो अनकॉइल्ड होता है। सही है। जब सेल डिवीजन का वक्त करीब आता है ना, तो ना ये कॉइलिंग से होके अनकॉइल हो जाता है। ये कॉइल से होके हमारे पास क्या हो जाता है? अनकॉइल्ड हो जाता है। और कुछ अनकॉइल्ड से कॉइल हो जाता है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकाल लेता है, और इस स्ट्रक्चर को ही हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। ओके, सेल साइकिल के ऊपर बात हो गई। माइटोसिस क्या होती है? बेसिकली माइटोसिस सिंपली एक सेल का दो सेल में डिवाइड होना, या एक सेल का दो सेल में डिवाइड होना, और इस तरीके से होना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे। मिसाल के तौर पे इस सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो इस सेल में भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसके फेजेस पढ़ेंगे हम कि कितने फेजेस हैं, और इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फिर है हमारे पास मियोसिस। मियोसिस क्या है? बेसिकली एक सेल हमारे पास कितने में डिवाइड होगा? 4 सेल में। कितने में? 4 में। और इस तरीके से होगा कि अगर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है ना, यानी 46 है, तो इनमें कितने हो जाएंगे? हाफ, सिंपल एन, यानी 23। मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट हाफ्ड। ओके जी, अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान है। ये उन्होंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, अभी तो आप लोगों को नहीं समझ आएगी, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ये चैप्टर तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्रोमोसोम के बारे में जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। हमारे पास क्रोमोसोम क्या है? बेसिकली द टर्म क्रोमोसोम्स इज गिवन बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉल्टर फेलेमिंग, जो कि एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्रोमोसोम का लफ्ज़ दिया जब वो क्या एग्जामिन कर रहे थे? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सैलामेंडर लार्वी आफ्टर ट्रीटिंग विद पार्किंस एनिलिन। बेसिकली उन्होंने ना एक सैलामेंडर जो हमारे पास फ्रॉक की तरह होता है, उसके लार्वी को वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा बहुत सारे सेल ना ऐसे रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे सेल ऐसे रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। सही है। तो उन्होंने उन सेल को क्या नाम दिया? उन्होंने उन सेल के अंदर उन्होंने क्या देखा? न्यूक्लियस देखा होगा। और फिर उस न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने जब जूम किया, जैसे सपोज करो ये सेल है, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, इन्होंने सेल को जूम किया, तो इन्होंने सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखा कि इनको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर का इन्होंने क्या नाम दे दिया? क्रोमोसोम्स। द टर्म क्रोमोसोम इज मिसनोमर। ये जो लफ्ज़ है क्रोमोसोम, ये मिसनोमर है बिकॉज इट मीन्स कलर्ड बॉडी। सही है। बट इट वॉज फाउंड दैट बेसिकली ये जो मिसनोमर का मतलब है कन्फ्यूजिंग। क्रोमोसोम का लफ्ज़ कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इसका मतलब होता है क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, और सोम का मतलब है बॉडी। तो इसका मतलब है कलर्ड बॉडी, पर हकीकत में वो कलर्ड होते नहीं है, वो कलरलेस होते हैं। इस तरीके के कलर होते हैं, मतलब ये कोई कलर थोड़ी है, ये तो कलरलेस है। ओके जी। क्रोमोसोम किस तरीके के होते हैं? दे आर धागे नुमा, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अपेयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये मेरे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ना ऐसे क्रोमोसोम बिखरे पड़े हुए हैं, अनकॉइल्ड हुए हैं। जब सेल डिवीजन का वक्त करीब आएगा तो ये कॉइल्ड हो जाएंगे और धागे नुमा स्ट्रक्चर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? क्रोमोसोम में। ये क्या है मेरे पास? क्रोमोसोम्स। सही। ठीक है जी। ये बने हुए किससे होते हैं हमारे पास? ये क्रोमेटिन मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल। और इनके पास एक हेरिडिटरी यूनिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जीन्स। मतलब ये अगर मैं क्रोमोसोम को लूँ, अगर मैं इस क्रोमोसोम को यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ करूँ, तो हर क्रोमोसोम में ना एक सेक्शन होता है, और हर हर सेक्शन के अंदर क्या होते हैं? हेरिडिटरी यूनिट, जिनको हम क्या कहते हैं? जीन्स।
जो इंसान को आगे जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ देते हैं। क्रोमोसोम ना किससे मिलकर बना हुआ होता है? हमारे पास डीएनए से और बेसिक प्रोटीन से और हिस्टोन से, जो कि कब आते हैं हमारे पास? एंड अपेयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द शेप ऑफ रॉड। और ये कब अपेयर होता है क्रोमोसोम? सेल डिवीजन के वक्त। किस शेप में? रॉड की शेप में। आपको रॉड की शेप नज़र आ रही है, तो एक बार देख लेते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली हमारे पास इन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले तो डीएनए, डीएनए के बाद हमारे पास बेसिक प्रोटीन, फिर हमारे पास हिस्टोन। और क्रोमोसोम कैसा होता है? रॉड शेप होता है। सही है बच्चे? इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आर्म्स और एक सेंट्रोमेयर। ये देखें, ये बीच वाला पार्ट हमारे पास क्या है? सेंटर में सेंट्रोमेयर, और कोनों की तरफ ऊपर की तरफ क्या है इसके? आर्म्स। क्या है? आर्म्स। ठीक है जी। क्रोमोसोम जो है ना हमारे पास 4 तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर मैं फिर बता देता हूँ बच्चे। ये देखो, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है। एक सेकंड, इसको अच्छी जगह पर करता हूँ। अरे ये मेरे पास क्रोमोसोम है। अरे ये रहा मेरे पास एक क्रोमोसोम। बीच वाला इसका हिस्सा क्या है? सेंट्रोमेयर। ये और ऊपर वाले 2 क्या हैं? और ऊपर और नीचे वाले क्या हैं? आर्म्स। ये सेंट्रोमेयर और नीचे वाले और ऊपर वाले आर्म्स। अब ये सेंट्रोमेयर्स की पोजीशन के हिसाब से हमारे पास 4 तरह के क्रोमोसोम हैं। मेटासेंट्रिक, जिसमें क्रोमोसोम्स के इक्वल आर्म हो। सब मेटासेंट्रिक, जिसमें क्रोमोसोम्स के अनइक्वल आर्म्स हो। एक्रोसेंट्रिक, जिसमें क्रोमोसोम रॉड लाइक की तरह हो, जिसमें एक आर्म बहुत बड़ा हो और अगला आर्म बहुत छोटा हो। टीरोसेंट्रिक, जिसमें एक आर्म हो ही ना और सेंट्रोमेयर एकदम एंड पे हो। बोले जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, पिक्चर देखो। मेटासेंट्रिक में हमारे पास क्या है? सेंट्रोमेयर एकदम बीच में, जिसकी वजह से आर्म्स के आर्म्स क्या है हमारे पास? दोनों आर्म्स क्या हैं? इक्वल हैं। सही है। सब मेटासेंट्रिक क्या है हमारे पास? आर्म जो सेंट्रोमेयर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जिसमें ये वाला आर्म थोड़ा सा शॉर्ट है, और ये थोड़ा सा शॉर्ट है, और ये वाला क्या है? ये लॉन्ग है। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर एकदम ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से एक आर्म जो है हमारे पास वेरी शॉर्ट है और अगला आर्म वेरी लॉन्ग है। और टीलोसेंट्रिक में क्या है? नो, टीलोसेंट्रिक में हमारे पास सेंट्रोमेयर एकदम टॉप पर है, जहाँ पे हमारे पास एक आर्म है ही एब्सेंट। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी। In the beginning of cell division, each chromosome consists of 2 genetically identical copies of thread attached with each other. Basically हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है ना वो इनिशियली ऐसा होता है। जब सेल डिवीजन का वक्त आता है ना, तो सेल ने डिवाइड होना होता है, तो क्रोमोसोम भी डिवाइड होकर ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसा आपने भी ऊपर देखा, कुछ इस तरीके का। सही है। जैसे यहाँ पे नहीं है ये स्ट्रक्चर्स, मतलब ये 4 हो जाते हैं। वरना एक्चुअली में ना अगर मैं इसको लूँ तो ये सिर्फ ऐसा होगा, अगर मैं इसको लूँ तो ये सिर्फ ऐसा होगा, और अगर मैं इसको लूँ तो ये सिर्फ ऐसा होगा, और अगर मैं इसको लूँ तो ये सिर्फ ऐसा होगा। जब सेल डिवीजन का वक्त आएगा तो ये ऐसे डबल हो जाएगा, ये भी ऐसे डबल हो जाएगा, ये भी ऐसे डबल हो जाएगा, ये भी ऐसे डबल हो जाएगा। ओके जी। ये कुछ पार्ट्स हैं क्रोमोसोम्स के जो मैं आपको बताना भूल गया। ये क्या है हमारे पास? ये दोनों क्या है? ये हमारे पास हैं आर्म्स। बीच वाला पोर्शन क्या है? सेंट्रोमेयर। और एंडिंग क्या? और ये क्या है हमारे पास? पी आर्म। और उसके साइड ये पूरा आर्म मेरे पास क्या है? ये वाला पूरा आर्म, ये मेरे पास पी आर्म है। और इसके एडजेसेंट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा? क्यू आर्म होगा। इसके एडजेसेंट मेरे पास क्या होगा? क्यू आर्म। ये मेरे पास क्या है? क्यू आर्म। ओके जी बच्चे, आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम इन यूकैरियोट्स आर कंपोज ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। बेसिकली हर क्रोमोसोम जो है यूकैरियोट्स के सेल में किससे मिलकर बना होता है? क्रोमेटिन फाइबर से, जो कि किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोसोम से। ठीक है। मतलब हमारे पास आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था अनकॉइल्ड क्रोमेटिन पड़े हुए होते हैं। यहाँ देखो, ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, न्यूक्लियस के अंदर ये अनकॉइल्ड न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। और अनकॉइल्ड न्यूक्लियस किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियस से मैंने 4 पार्ट्स पढ़ाए थे आपको। एक न्यूक्लियर एनवेलप, मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म बताया था, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक और चीज़ थी न्यूक्लियोलस, और एक और चीज़ थी जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रही। उस न्यूक्लियोलस को अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम्स। और वो न्यूक्लियोसोम्स क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर्स क्या हैं? दे आर पैकेज बाय प्रोटीन्स एंड इनटू अ कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। ये जो मैंने इतना ये अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया था, अब ये क्या होंगे हमारे पास? सिंपली अपनी अनवायरिंग करेंगे और पैक कंडेंस हो जाएंगे और गुच्छे बन जाएंगे, और कुछ इस तरीके की शेप निकल के आएगी एकदम। अब ये गुच्छे बन गए क्योंकि जाहिर सी बात है इनके अंदर जीन्स भरती जा रही हैं, डीएनए लोड होता जा रहा है, सेल डिवीजन का वक्त करीब आता जा रहा है। क्रोमेटिन्स अलाउ वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया ना कि इनके अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल्स भरते जा रहे हैं टू फिट इन द न्यूक्लियस, टू फिट इन द सेल न्यूक्लियस। और सेल डिवीजन के वक्त क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है ताकि वो क्या बन जाए? क्रोमोसोम्स बन जाए। अब क्रोमोसोम का ना स्ट्रक्चर ना वेरी करता है, मतलब हर मुख्तलिफ सेल साइकिल की स्टेजेस पे उसका सेल का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। ठीक है।
ड्यूरिंग सेल साइकिल जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना वो रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है और सक्सेसफुली दो डॉटर सेल्स में चला जाता है उनकी सर्वाइवल के लिए। समझाता हूँ क्या। ये देखो, ये मेरे पास एक सेल है, सेल डिवीजन का वक्त करीब है, ये उसके न्यूक्लियस और ये उसके अंदर के पड़े हुए क्रोमोसोम। अब क्या होगा, जब ये डिवाइड होगा ना तो उसके साथ साथ ना इसके क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होंगे और न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और पूरा सेल डिवाइड हो रहा है। तो देखो क्या होगा, ये क्रोमोसोम ना, हर क्रोमोसोम के देखो कितने आर्म हैं, दो दो आर्म हैं। अब ये चले जाएंगे अपने इंडिविजुअल सेल में आगे की तरफ। मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये इसका न्यूक्लियस देखो, इसके पास भी एक आर्म आया, इसके पास भी एक आर्म आया और इसके नीचे वाले के पास भी देखना, इसके नीचे वाले के पास भी एक आर्म आएगा। न्यूक्लियस, ये क्रोमोसोम्स और कलर चेंज करते हैं। ये दूसरा सेल बना, इसमें भी एक आर्म, इसमें भी एक आर्म। अब मैं चाहता हूँ आप लोग ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास दो दो थे, दो दो क्रोमोसोम थे, जबकि यहाँ पे कितने, सिंगल। क्योंकि ये दो क्यों हुए थे, ताकि ये डिवाइड हो सकें और अपने नए डॉटर सेल्स में जा सकें। यहाँ तक था हमारे पास क्रोमोसोम्स के ऊपर जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे सेल साइकिल की। सेल साइकिल क्या है, बेसिकली बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। एक सेल से लेके दूसरे सेल डिवीजन तक के स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, जो सीक्वेंस हो रहे होते हैं, जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर्स फ्रॉम बिटवीन वन सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट इज नोन एज सेल साइकिल। मिसाल के तौर पर ये एक सेल हमारे पास डिवाइड हुआ दो में, सही है। ये जो नया सेल बना है, अब ये भी तो डिवाइड होगा दो में, तो इसके बनने से लेके ये अगला पूरा स्टेप जो है हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, सेल साइकिल। सेल साइकिल इजी। इसके दो फेज होते हैं, एक होता है हमारे पास इंटरफेस और एक होता है हमारे पास एम फेज। इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस को हम नॉन डिवीजन फेज कहते हैं, जिसमें वो डिवीजन डिवाइड कर नहीं रहा होता। बेसिकली इंटरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ना इसमें ना ये अपनी तैयारी कर रहा होता है। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ, मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें एक से दो में डिवाइड होना है, सपोज करो आपके अंदर ये एबिलिटी होती कि आप एक से दो में डिवाइड होते, तो आप फॉरन नहीं हो जाते। आप ना पहले कुछ ऐसा करते कि आप एक से अगर दो में डिवाइड हो रहे हो ना, तो वो दो के दोनों एकदम बराबर हो, वो दो के दोनों इतनी ताकतवर हो जितने आप हो, तो आप और ज़्यादा खाना खाते, आप अपने आप को प्रिपेयर करते फिजिकली मेंटली, आप अपने लिए फिजिबल इन्वायरमेंट बनाते, आप अपने लिए ना पूरी प्रिपरेशन करते। तो सेल ना फॉरन से डिवाइड नहीं हो जाता, वो पहले ना इंटरफेज में जाता है, जहाँ पे ना वो क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है। किसके लिए, एम फेज के लिए, माइटोसिस फेज के लिए, डिवीजन फेज के लिए। तो सेल साइकिल अंडरगो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस व्हिच इन्वॉल्व द पीरियड ऑफ ग्रोथ। बेसिकली क्या होता है, वो सेल साइकिल बड़ा सेल बड़ा हो जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्यों होती है, ताकि डीएनए एक से दो में बन जाए और दो सेल बनने हैं ना, वो एक एक में पास हो जाए। और डीएनए के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन। और इस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अब बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस क्या है, वो द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरफेस। बेसिकली यहाँ से लेके मेरे पास ये एक सेल अभी बना है। अब ये दो में डिवाइड होगा, दो में डिवाइड होने से पहले ये जो बीच में स्टॉप आया है, ये वाला, इस फेज़ को हम क्या नाम देते हैं, इंटरफेस का। और इस फेज़ में क्या होता है, बेसिकली वो पीरियड ऑफ ग्रोथ होती है, वो सिंथेसिस ऑफ डीएनए करता है, डीएनए बनाता है और सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, एम फेज़ के लिए। और इंटरफेज ना मज़ीद तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, जो शायद हाँ पढ़ लिखा हुआ है यहाँ पे, तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है G1 फेज, G1 जिसको हम G0 भी कहते हैं, और एक सिंथेसिस फेज या S फेज, और एक है G2 फेज। G1 को हम कहते हैं गैप वन फेज, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सेल का साइज बड़ा होता है, एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं और डीएनए के बेस यूनिट्स एक्यूमुलेट होते हैं किसमें, डीएनए सिंथेसिस के लिए। जैसे मेरे पास, मान लो कि मेरे पास ये एक सेल था, मेरे पास ये एक सेल था, सही है। अब उसका मेरे पास ये एक सेल था, इसका साइज़ बड़ा हो गया, सही है। ना कि सिर्फ इसका साइज़ बड़ा हुआ, बल्कि इसके अंदर ना वो वाले एंजाइम्स भी आ गए हैं जो आपको सेल डिवीज़न करवाएंगे, सही है। और इसके अंदर ना डीएनए के बेस के यूनिट्स भी आ गए हैं। डीएनए बेस यूनिट्स मतलब इस तरीके से, जो क्या बना रहे हैं, जो आगे जाके क्रोमोसोम को बनाएंगे। अब ये डीएनए के बेस यूनिट चले जाएंगे आपके पास किसके अंदर, क्रोमोसोम्स की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास जैसे ही G1 फेज खत्म होगा ना, हाँ, सेल में इंटर इनटू G0, सॉरी G0 अलग नहीं है, G1 अलग है, G0 अलग है, जहाँ पे सेल साइकिल रुक भी सकती है और ये कुछ दिनों से लेके हफ्तों तक हो सकता है और इवन लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि सेल जो है G1 फेज में आने के बाद सेल डिवीजन रोक क्यों देता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेल। कुछ सेल नहीं करना चाहते डिवाइड, क्योंकि उनकी वो बने ही ऐसे हैं,
कि उनकी लाइफ में सेल डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमारे मसल सेल, जैसे हमारे नर्व सेल, सही है, ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल है नहीं, तो ये जीवन में ही आके स्टॉप हो जाते हैं। खैर, जो सेल डिवीजन के उसमें जाते हैं, फिर वो जीवन से होने के बाद किस फेज में चले जाते हैं, सिंथेसिस फेज में। इसमें क्या होता है, सिंपल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अगर होता है और हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल भी डुप्लीकेट हो जाता है, 2 में डिवाइड हो जाता है। अब आ जाओ G2 फेज, जिसको हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि इस फेज के फौरन बाद क्या हो जाएगी, माइटोसिस, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्री, माइटोसिस से पहले वाला फेज, जिसमें सेल फिर ग्रो करता है। ऑर्गेनल्स भी हमारे पास रेप्लिकेट हो जाते हैं, जो हमने ऑर्गेनल्स पढ़े थे साइटोप्लाज्म के, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज और पैराक्सिसोम, लाइसोसोम, वेसिकल्स, ये सब भी डिवाइड हो जाते हैं, सही है। और नंबर ऑफ एंजाइम जो रिक्वायर होते हैं सेल डिवीजन के लिए, वो भी सिंथेसाइज हो जाते हैं। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब स्टार्ट करेंगे अपन माइटोसिस। इंशाल्लाह माइटोसिस को अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।